एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी थी। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ा था, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड स्टेबलाइजेशन मेजर्स कम अंडर विच पॉलिसी ब्रांच। तो ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और स्टेबलाइजेशन के जो मेजर्स आए थे वो कौन सी पॉलिसी ब्रांच के अंडर आए थे, ये हमें बताना है। पहले आप खुद ट्राई करेंगे, मैं वेट करूंगा, देन मैं आपको अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करूंगा। तो पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेकंड इज मॉनेटरी रेगुलेशन, थर्ड इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फोर्थ वन इज फाइनेंशियल पॉलिसी। ठीक है, आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो, इसका आंसर है बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है हमारे पास। ठीक है, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में धीरे धीरे हम देखेंगे अपने डिफरेंट क्वेश्चंस में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था, किस वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें लानी पड़ी, इकोनॉमी में चेंजेस करने पड़े। जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई 1991 में, तो दो तरह के मेजर्स लिए गए। कौन से दो तरह के मेजर लिए गए? एक तो हमने स्टेबलाइजेशन मेजर लिए। स्टेबलाइजेशन मेजर्स मतलब शॉर्ट टर्म मेजर, मतलब शॉर्ट टर्म हमने कुछ पॉलिसीज में शिफ्ट करा। क्या शिफ्ट करा? सबसे पहला शिफ्ट करा हमने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करा। किसको करेक्ट करा? बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करा। देखो, इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट था। मतलब हम बहुत ज्यादा बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे थे बट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया था। हमारे पास सिर्फ उतना पैसा बचा था कि हम 2 हफ्ते काम चला पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम था शॉर्ट टर्म मेजरमेंट में हमने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस है उसको ठीक करा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करा। तो ये कौन सा मेजर है? स्टेबलाइजेशन मेजर। सेकंड हमने क्या करना था स्टेबलाइजेशन मेजर में शॉर्ट टर्म में? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई थी उस टाइम में, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन मेजर। तो एक तो हमने स्टेबलाइजेशन मेजर लिए थे, दूसरा हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मेजर लिए थे। लॉन्ग टर्म मेजर में क्या था कि हमने अपनी इकोनॉमी को, हमने अपनी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, मतलब हमने अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ज्यादा डेफिसिट ना रहे। ठीक है, वो मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। हमें जो है प्राइवेटाइजेशन करनी है, लिबरलाइजेशन करनी है, ग्लोबलाइजेशन करनी है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ही एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट की उनको थोड़ा लीनियंट करें ताकि डिफरेंट प्लेयर्स वहां पर काम कर सके। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि गवर्नमेंट का जो स्टेक है बहुत ज्यादा हर एक फैक्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में, उसमें धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड को प्रमोट किया जाए। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन्हीं को कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आए थे 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये आपने याद रखना है। तो दो तरह के रिफॉर्म लिए गए थे, एक था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो लॉन्ग टर्म था, स्टेबलाइजेशन मेजर जो है शॉर्ट टर्म की, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को ठीक किया गया था और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया था। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द ट्विन डेफिसिट ऑफ 1990? 1990 का ट्विन डेफिसिट किसे कहते हैं? गोल्ड रिजर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी एंड इन्फ्लेशन, डेफिसिट इन ट्रेड बैलेंस एंड फिस्कल डेफिसिट। तो कौन सा था ट्विन डेफिसिट, मतलब दो डेफिसिट कौन से थे 1990s के? तो पहले आप खुद ट्राई करें, देखें। बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन डी। देखो, 1990s में जो ट्विन डेफिसिट हुए थे, एक तो ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट हो गया था। मतलब ट्रेड बैलेंस में इसलिए डेफिसिट हो गया था कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे बट हम एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे थे। बहुत कम हमारा एक्सपोर्ट था बट इंपोर्ट बहुत ज्यादा था, इसलिए हमारा ट्रेड बैलेंस खराब हो गया था। दूसरा फिस्कल डेफिसिट, मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी कुछ नहीं था, तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो उधार पे ले रहे थे। तो जब आप पैसा उधार में लेते हो दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। सारा मैंने फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाया हुआ, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इकोनॉमिक वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो ये दो ट्विन डेफिसिट थे 1990s के। एक था ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट हो गया था, मतलब हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे ऑयल, हमारी आपको पता है इंपोर्ट ड्यूटी, हमें इंपोर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ता, बट उस टाइम पे क्या था कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे बहुत ज्यादा चीजें, तो इसलिए हमारा जो ट्रेड बैलेंस है उसमें डेफिसिट था। और दूसरा हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया था, मतलब हमें डिफरेंट कंट्रीज, आईएमएफ, इन सबसे उधार लेना पड़ रहा था। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म? 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन था इंडिया का? मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, आर के शनमुखम शेट्टी या आर वेंकट रमन? तो कौन थे तब हमारे
फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि कौन सी गवर्नमेंट, मतलब किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर जो है ये 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे तब? पीवी नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी, ये आपने याद रखना। प्रेसिडेंट कौन थे पूछे तो आर वेंकटरमन तब प्रेसिडेंट थे। कौन थे? आर वेंकटरमन तब प्रेसिडेंट थे। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए जो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What was the amount that India borrowed from the IMF, that is International Monetary Fund, during economic crisis? तो जब इंडिया में 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो इंडिया ने आईएमएफ से लोन लिया था। ठीक है, और आईएमएफ ने लोन देने के लिए, मतलब लोन जो उधार दिया था उसमें शर्त रखी थी कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, मतलब लिबरलाइज करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेयर्स को अलो करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। तो वो कितना पैसा हमने आईएमएफ से तब लोन लिया था अपना ट्रेड डेफिसिट को ठीक करने के लिए? $7 बिलियन, डॉलर में है ये, $10 बिलियन, $12 बिलियन या $5 बिलियन। तो कितना पैसा हमने उधार लिया था तब? $7 बिलियन। ये चीज आपने याद रखनी। किससे लिया था? आईएमएफ से। देखो दो चीजें आपने याद रखनी, एक होता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो लोन देता है, और दूसरा इज आईएमएफ। ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं ट्विन सिस्टर, याद रखना। इन दोनों को क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कई बार पूछ लेता है, इस एग्जाम में नहीं पूछा, कहीं और भी पूछ सकता है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर। इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी में। वो कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। देखो हुआ क्या था 1991 में, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम क्यों हुई थी? एक तो हमारा जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हमें ऑयल वाइल बहुत चीज़ें आपको पता है गल्फ वगैरह से मंगवानी पड़ती हैं। अब क्या हुआ उस टाइम पे, ध्यान से सुनो, सिचुएशन क्या राइज हुई? गल्फ में होगी वॉर, वहां पर लड़ाई स्टार्ट होगी। जब किसी भी कंट्री में लड़ाई स्टार्ट होगी तो उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। ऑयल के प्राइसेस, इंडिया को ऑयल चाहिए था फैक्ट्रीज चलाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए, इकोनॉमी को रन करने के लिए। ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, हमारा इंपोर्ट क्या हो गया? महंगा, मतलब हमें ज्यादा पैसा लग रहा था ऑयल को लाने के लिए। तो इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या हो गया था? कम हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? मतलब जो फॉरेन की करेंसी, मतलब डॉलर जो हमारे पास पड़ा था वो बहुत कम हो गया था। सिर्फ हमारे लिए उतना ही डॉलर बचा था कि हम 2 हफ्तों के लिए ही सामान रख सकते थे, सिर्फ 2 हफ्तों का ही सामान मंगवा सकते थे, उससे ज्यादा हमारे पास पैसा नहीं बचा। आज इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बहुत मजबूत है, नियर 4th नंबर पे आता है आई थिंक इंडिया फॉरेक्स रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उस टाइम में हमारा फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ इतना था कि हम सिर्फ 2 हफ्तों का ही सामान इंपोर्ट कर सके। इतनी मतलब कंडीशन इंडिया की खराब हो चुकी थी, इसलिए इंडिया को क्या करना पड़ा? इंडिया को $7 बिलियन का लोन लेना पड़ा आईएमएफ से, और आईएमएफ ने कुछ शर्तें रखी थी जिसके तहत इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। ठीक है, आई होप ये आपको सारा बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाज एबॉलिश्ड फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट डैश ड्यूरिंग द 1991 रिफॉर्म। देखो इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, हर एक चीज के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता, इसको लाइसेंस राज भी कहते थे। बट जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे लाइसेंस राज कहते थे, बट लाइसेंस को एबॉलिश कर दिया कि अब हम इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है अगर कोई तो ज्यादा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें 1991 के रिफॉर्म्स के टाइम भी, उसके बाद भी लाइसेंस लेना जरूरी था? स्टील, फूड प्रोसेसिंग, लिकर या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, तो पहले खुद ट्राई करें। देखो जो लिकर है ना, लिकर, शराब के लिए लाइसेंस लेना इज कंपलसरी। रिफॉर्म्स के बाद भी जो है शराब की अगर आपने इंडस्ट्री खोलनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी था, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी? जब एक कंट्री की इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन हो रही है तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा? पहला आउटसोर्सिंग, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, थर्ड इज लिबरलाइजेशन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो ग्लोबलाइजेशन का आउटकम में क्या हुआ था? पहले खुद ट्राई करें। ग्लोबलाइजेशन के आउटकम में हुई थी आउटसोर्सिंग। ठीक है, देखो आउटसोर्सिंग क्या कंसेप्ट कहता है। आपने सुना होगा कि फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, कोई भी कंट्री है जो बहुत ज्यादा अच्छी है किसमें? मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ठीक है, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं हम कि हमारा रिलायंस ही है, रिलायंस है, उसका जियो है, जियो को लेके चलते हैं। ठीक है, जियो है। अब जियो की सर्विसेज, जियो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आप सबको पता है जियो है। अब जियो की सर्विसेज सिर्फ इंडिया में नहीं चलती है, इंडिया से बाहर भी कंट्रीज में भी जियो की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम क्या होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई कंपनी क्या करती है, अपनी सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री में दे देती है, कोई थर्ड पार्टी उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज आउटसोर्सिंग, और ये तभी पॉसिबल है जब ग्लोबलाइजेशन हुई। आज आपको पता है इंडिया को सर्विस हब कहते हैं।
सर्विस सेक्टर में इंडिया को हब कहते हैं। इंडिया में जैसे बेंगलुरु वाला रीजन है ना, वहां पर क्या होता है कि बाहर की बहुत सारी जो कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो बीपीओज हैं वो कहाँ पर है, इंडिया के बेंगलुरु में। मतलब वहां पर लोग खड़े होकर कॉल सेंटर में बात करते हैं। तो कॉल सेंटर का काम यूएसए की किसी कंपनी का, बट हो कहां से रहा है, इंडिया से। दिस इज नोन एज आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग किसकी वजह से हुई है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन का मेन जो इंपैक्ट है वो आउटसोर्सिंग की फॉर्म में है, ये चीज याद रखना। आउटसोर्सिंग में होता है जब अपना आप काम किसी थर्ड पार्टी से कराते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की एक कंपनी है, वो किसी दूसरी कंट्री की कंपनी से अपना काम करवा रही है, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर का काम करवा रही है। दिस इज नोन एज आउटसोर्सिंग। और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही स्टार्ट हुआ था, पहले आउटसोर्सिंग इंडिया में नहीं होती थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 टू डैश अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो पहले आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 थी ना, उसके अकॉर्डिंग 17 जो इंडस्ट्रीज थी वो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, मतलब गवर्नमेंट के लिए वो रिजर्व थी। बट 1991 में 17 से रिड्यूस कर दिया था। अब कम ही इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था वो रिजर्व था किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। हमने बताना कि 17 से कितना रिड्यूस हुआ था, 4 हुआ था, 14 हुआ था, 8 हुआ था या 10 हुआ था। ठीक है, पहले खुद ट्राई करो। देखो इसका आंसर है 8। पहले 17 जो इंडस्ट्रीज थी वो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, बट जब 1991 के रिफॉर्म आता है तो 17 में से रिड्यूस करके सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज को रखा गया था पब्लिक सेक्टर के लिए। ये आपने गूगल में सर्च करके 8 इंडस्ट्रीज देखनी। अगर आपको नहीं मिलेगा तो बताना, मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। मेनली क्या है, मेनली एटॉमिक एनर्जी की होंगी, रेलवेज होगा, ठीक है, जो रिजर्व कर लिया था पब्लिक सेक्टर के लिए। एटॉमिक एनर्जी की है, रेलवे की होती है, यही कुछ चीजें थी जो रिजर्व कर ली थी। बाकी सारी जो थी वो ओपन कर दी थी किसके लिए, अब कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। उसमें पब्लिक सेक्टर ही नहीं है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए थे। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 में। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, आपको पता है। द इंडियन रुपी वाज डैश अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था तब इंडियन रुपी को क्या किया गया था, अप्रिशिएट किया गया था, डेप्रिशिएट किया गया था, रीवैल्यू किया गया था या डीवैल्यूड किया गया था। तो आपने बताना है क्या किया गया था। तो बेसिकली पेमेंट ऑफ क्राइसिस को ठीक करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को ठीक करने के लिए इंडियन रुपी को डी वैल्यू किया गया था। ठीक है, डी वैल्यू करने का मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल आपका $1 सपोज करो उस टाइम में $1 40 रुपए के बराबर था। ठीक है, 40 रुपए के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, $1 40 रुपए के बराबर था। अब उसको डी वैल्यू करके मतलब रुपी की वैल्यू को गिरा दिया, मतलब अब $1 किसके बराबर हो गया, मान लेते हैं 100 रुपीज के बराबर। तो ये रुपी की डी वैल्यू हुई ना, पहले 40 रुपए में $1 मिल जाता था, अब 100 रुपए में $1 मिल रहा है। इसका मतलब रुपी क्या किया, डी वैल्यू किया। अब आप बोलोगे सर डी वैल्यू क्यों किया, डी वैल्यू करने का ये मोटो था क्योंकि जब हम रुपी को डी वैल्यू करते हैं इससे क्या बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ता है, फॉर एग्जांपल पहले अगर कोई पर्सन है वो इंडिया में सामान बेच रहा था, ठीक है, उसको 40, अगर वही सामान वो फॉरेन में बेचता था तो 40 रुपए के सामान का उसको $1 मिल जाता था। ठीक है, बट अब वो इंडिया में बेचेगा तो 100 रुपया मिलेगा, बट बाहर बेचेगा तो उसको फायदा है क्योंकि बाहर अगर वो सामान बेचा है उसको $1 मिलेगा, वो $1 इंडिया में 100 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए वो इंडिया में ना बेच के सामान कहाँ बेचेगा, बाहर बेचेगा। इसलिए एक्सपोर्ट में क्या होता है, फायदा होता है। एक्सपोर्ट में फायदा होने की वजह से जब आप एक्सपोर्ट करोगे, फॉरेन कंट्रीज में सामान बेचोगे तो आपके पास क्या आएंगे, डॉलर्स आएंगे। डॉलर आने की वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, तो इसकी वजह से आपको फ्यूचर में कोई इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तो कम हो गया था, उसी को बढ़ाने के लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना जरूरी था। और एक्सपोर्ट बढ़ाने का बेस्ट तरीका है आप अपनी करेंसी को थोड़ा डी वैल्यू कर दो, इसलिए जो है करेंसी को डी वैल्यू किया गया था ड्यूरिंग 1991 रिफॉर्म्स। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला कंसेप्ट भी आई थिंक मैंने किसी लेक्चर में पढ़ाया हुआ, बट आपके सिलेबस में क्लियरली ये नहीं है, तो इसमें इन डेप्थ नहीं करना है। बट आपने जो 1991 के रिफॉर्म्स के रिलेटेड चीजें हैं, जैसे डी वैल्यू किया गया था रुपी को, इन सब चीजों को ध्यान में लेके चलना है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज द पॉलिसी दैट हेल्प्स इंटीग्रेट अ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ो, मतलब आप इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, सभी इकोनॉमीज के साथ जोड़ रहे हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन। तो क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में आउटसोर्सिंग मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन होता है, पहले क्या होता था, जैसे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की रेगुलेशन थी, ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ता है, दिस दैट, इसको जो है वो थोड़ा कम कर दिया, डी रेगुलेशन किया गया।
लाइसेंस के प्रोसेस को डी लाइसेंस किया गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। पहले आपको इंपोर्ट करना हो कुछ तो लाइसेंस बनाना पड़ता था, उसको भी खत्म किया गया था। उसके बाद एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगती थी, मतलब अगर आप कोई सामान बाहर बेच रहे हो ना तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, उसको खत्म किया गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज लिबरलाइजेशन, इसको क्या बोला जाता है, लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करी थी। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट के किसी कंपनी में शेयर थे 100%, अब गवर्नमेंट ने अपना शेयर थोड़ा कम कर दिया, 60% अपना शेयर कर दिया, 40% प्राइवेट प्लेयर को अलो किया गया। क्यों? क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर किसी इंडस्ट्री में आता है तो आपको पता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, वो अपनी जरूरत से ज्यादा काम करती है, तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी था। तो इसी को बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, यही है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी 1991 की। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Moving towards next question, which of the following industry were reserved exclusively for the public sector after the economic reforms of 1991? कौन सा ऐसा सेक्टर है जो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद भी एक्सक्लूसिवली किसके लिए था, गवर्नमेंट के लिए। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ही इसको चलाती थी। रेलवेज, मेट्रो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नन ऑफ द अबव। देखो मेट्रो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में प्राइवेट प्लेयर्स को अलो कर दिया गया था, बट रेलवेज जो है वो होली सोली किसने रखी थी, गवर्नमेंट ने रखी थी 1991 रिफॉर्म्स के बाद भी, क्योंकि रेलवेज पे बहुत ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं। ठीक है, हमारी सोशल लाइफ जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी, प्राइवेट सेक्टर को दे देते प्राइसेस बढ़ जाने थे, इसलिए गवर्नमेंट ने रेलवेज को अपने पास ही रखा था सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट वाज द रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991? तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए वो क्यों लाने पड़े, उसका रीजन क्या था? गल्फ में वार हुई थी, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट था और इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पहले खुद ट्राई करो। देखो ये मैंने सारे आपको बता दिए ना किस वजह से हुआ था। पहले तो गल्फ में वार लगी थी, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे ऑयल लेने के लिए इतने, तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, तो ये भी रीजन था। और फिस्कल डेफिसिट मतलब हमारा उधार बहुत बढ़ गया हुआ था। तो ये तीनों ही रीजन थे जिस रीजन की वजह से इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े हमें। ठीक है, और 1980s में हमारी जो पॉलिसीज थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। डीमोनेटाइजेशन हैड अकर्ड इन इंडिया इन द ईयर 1946 एंड 1978। दो बार पहले डीमोनेटाइजेशन हो चुकी है। ऑन विच डेट डिड द थर्ड डीमोनेटाइजेशन अकर? तो एक डीमोनेटाइजेशन आपके टाइम में हुई है, ये दो तो पहले ही होगी थी, उस टाइम हम नहीं थे, बट जो थर्ड डीमोनेटाइजेशन हुई है वो आपके टाइम पे हुई है। तो आपने डेट बतानी है कब हुई थी। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2015, 18 नवंबर 2016 या 28 नवंबर 2015। तो कब हुई थी डीमोनेटाइजेशन, थर्ड डीमोनेटाइजेशन? 8 नवंबर 2016 में। आपको पता है 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, मोदी जी ने अनाउंस करा था, आप सबको पता है। उसके बाद आप बहुत ज्यादा बैंक की लाइनों में भी लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिमूवल ऑफ ऑब्स्टैकल्स और रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जब गवर्नमेंट ऑब्स्टैकल्स और रिस्ट्रिक्शंस कम कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन तो मैंने पढ़ा दिया, इसको क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट जो है डी रेगुलेट करती है, मतलब डी लाइसेंसिंग करती है, अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम कर देती है, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। नेशनलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या होती है? जब गवर्नमेंट जो है वो ओनरशिप ले लेती है प्राइवेट सेक्टर एसेट का। मतलब आपने सुना होगा जब इंदिरा गांधी जी का टाइम था उस टाइम में नेशनलाइजेशन हुई थी, पहले 14 बैंक्स की हुई थी आई थिंक। तो ऐसे मतलब जो है नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट प्राइवेट एसेट की ओनरशिप अपने पास कर लेती है। ठीक है, पहले वो प्राइवेट कंपनी था, उसको गवर्नमेंट ने खुद टेक ओवर कर लिया, तो दैट इज नोन एज नेशनलाइजेशन। इसी का उल्टा है प्राइवेटाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? डिसइन्वेस्टमेंट करती है और प्राइवेट प्लेयर को बीच में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर इन इंडिया वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे? 1991 में हुए थे, ये सबको पता है। आपको मंथ भी पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन डाला था। ऑप्शन ए जुलाई 1991, अगस्त 1947, जनवरी 1988, 80 या नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर है? ऑप्शन ए जुलाई 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर लिए गए थे इंडिया में। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रीडिसेसर ऑफ डब्ल्यूटीओ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रीडिसेसर कौन सी कंपनी थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? सॉरी, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ या यूनाइटेड नेशन? तो कौन थी? WTO से पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ। ये कब बनी थी? 1948 में। इसको रिप्लेस करा था WTO ने। कब रिप्लेस करा था? 1995 में। उरुग्वे बेस्ड जो मराकेश एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत इसको रिप्लेस किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है,
आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। आज हमने इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया। बाकी स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट के मॉक टेस्ट जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पहला मॉक टेस्ट जो है वो 11 जैन को है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं इसी के क्वेश्चन निकाला था, तभी ये लेक्चर लेट हो गया। हम मॉक टेस्ट को रेडी कर रहे हैं 11 के लिए। 11 को आपका पहला मॉक टेस्ट है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में। 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड होंगे, आपको कोर्स में इनरोल करना है। 49 इसकी फी है विच इज़ अ जेन्युइन, जो हमें अपने वेबसाइट मेंटेनर को भी देना पड़ता है और साथ में डोमेन सर्वर का भी। पहला टेस्ट 11 को होगा, देन 14 को, देन 17, देन 2023। 5 टेस्ट में ना हम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कंसेप्ट है एग्जाम रेलिवेंट जो है वो मॉक की हेल्प से भी रिवाइज करवा देंगे। जिस तरह हम एमसीक्यूज के थ्रू कराते हैं वहां पर मॉक के थ्रू भी। और आपके लिए भी प्रैक्टिस करना जरूरी है एग्जाम में जाने से पहले। और ये 2 दिन इसलिए ही छोड़े हैं बीच में ताकि आप जब 11 को टेस्ट दो, एक तो पहली बात ये अनलिमिटेड है, आप कभी भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है 11 को ही देना। एक टेस्ट को 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, जितनी बार मर्जी चाहो वो भी दे सकते हो। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप टेस्ट ऑन दैट वेरी डे ही दो। क्यों? इससे क्या होगा कि अगर आप 11 को ही टेस्ट दोगे ना, आपके पास 2 दिन बच जाएंगे, 12, 13। आप देखो आपका कौन सा पोर्शन वीक है, उसमें 2 दिन काम करो, देन 14 को टेस्ट दो। इस तरह से टेस्ट देना, एक स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम की तैयारी की जाती है। हार्ड वर्क सभी करते हैं बट थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना इज इंपॉर्टेंट। और किस तरह से आपने इनरोल करना है तो मैं एक यूट्यूब का लिंक डाल देता हूँ, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। 4-5 मिनट की वीडियो है, उसमें देख लेना किस तरह से आप हमारी वेबसाइट में जाके आप खुद भी कर सकते हो। awakeningclasses.in गूगल में जाके सर्च करना, हमारी वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है और पढ़ाने का वे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करें, वहां पर हम पीडीएफ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। प्लस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने इकोनॉमिक्स के बाकी लेक्चर्स नहीं देखे जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उनको जरूर देखें। और जेकेएससीबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेएससीबी एफए मैथ सब कुछ प्लेलिस्ट में बढ़ा हुआ है, आप सब जाके उनका एक्सेस लें और यूट्यूब में ये सब देखें और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। दिस इज फॉर टुडे। और अगर आपको कोई डाउट है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, किसी पोर्शन में आ रही है, आप चाहते हैं उसके लिए पहले वीडियो आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।